आपके यूपी टेट और सी टेट में सीडीपी पोर्शन में 30/30 दिलाने के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज हमने शुरू की है, जिसमें आज ये दूसरा टॉपिक है और इतना इंपॉर्टेंट है कि 1 से 2 नंबर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इससे ज्यादा भी क्वेश्चन बनते हैं, आप खुद ही देख सकते हैं। कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, ठीक है। तो आज इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। क्या है इसकी जो फैक्ट्स हैं यूपी टेट में जो पूछे जाते हैं, डायरेक्ट फैक्ट्स, उन पे चर्चा करेंगे। साथ के साथ यहाँ पर जो इन्होंने स्टेजेस दिए हैं उन स्टेजेस की चर्चा करेंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हाइंस डिलेमा, जो इनकी जो मेन स्टोरी थी उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। साथ के साथ जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उनको बहुत ही स्टोरी के माध्यम से आपसे रिलेटेड जो एग्जांपल लेंगे और उनसे इनको क्लियर करेंगे। तो आज से आपका ये लॉरेंस कोलबर्ग का सिद्धांत, ही कोई एआई जनरेटेड वीडियो नहीं है, पूरा प्रोफेशनल वीडियो होगा। अगर आप इसको देखते हैं तो आपकी यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट से रिलेटेड जो भी प्रिपरेशन सीडीपी की है वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी, कम से कम इस वाले टॉपिक को लेकर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। देखिए होता क्या है कि नैतिक विकास का सिद्धांत इससे पहले भी दिया गया था। आपने सुना होगा जीन पियाजे सर ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, 1932 के करीब ये सिद्धांत इनका आया था। तो उसी सिद्धांत को, और डीवी सर ने भी नैतिकता के बारे में बात की थी, तो उसी सिद्धांत को आगे बढ़ाने का और हम ये कहें कि पूरी तरह से एक पहचान दिलाने का प्रोफेशनल तरीके से जो प्रस्तुत किया था वो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोलबर्ग ने किया था, ठीक है। तो ये बात क्लियर होगी कि इससे पहले भी सिद्धांत आया था, वो जीन पियाजे का था। तो उन्हीं के सिद्धांत को एक तरह से हम कह सकते हैं आगे बढ़ाना या और ज्यादा व्याख्या उसकी करना और ज्यादा एक बंधा हुआ सिद्धांत देना, उसका काम किसने किया? लॉरेंस कोलबर्ग सर ने किया। अमेरिका के मनोविज्ञानी थे, इतना आपको पता होगा, ठीक है। इनका जो सिद्धांत आया था 1958 में आया था। डायरेक्ट डेट नहीं पूछी जाती है, हाँ ये जरूर पूछा जाता है कि 3 स्तर इसके थे, पारंपरिक अवस्था और उत्तर पारंपरिक अवस्था, ठीक है। तो 3 स्तरों में, और उन प्रत्येक स्तर में जो 3 स्तर हैं उनमें सभी में 2-2 चरण है, यानी कि 6 चरण हो गए। तीनों में 2-2 चरण, तो 6 चरण। ये क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाता है कि कितने स्तर थे और कितने चरण थे, ठीक है। लगभग 72 बच्चों पे प्रयोग किया, ये कोई क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाता। आगे बात करते हैं। नैतिक विकास की जो अवस्थाएं हैं वो सार्वभौमिक होती है, ऐसा कोलबर्ग सर ने कहा। इन्होंने ये कहा है कि जो अवस्थाएं होती है सार्वभौमिक होने का मतलब आप समझिए सबसे पहले कि वो चीज, वो स्टेज जो हर जगह पर, हर संस्कृति में, हर भौगोलिक जगह पर एक समान रूप से हो। कहने का मतलब अगर किसी चीज का पैमाना अमेरिका में टेस्ट किया गया तो वो इंडिया में भी इक्वली अप्लाई हो, इस तरह की अगर कोई थ्योरी होती है तो उसे हम सार्वभौमिक कह सकते हैं। तो ठीक है, इसकी भी बात करेंगे, हालांकि इसकी बहुत आलोचना हुई बाद में। चलिए आगे बात करते हैं। बच्चा जन्म से ना तो नैतिक होता ना ही अनैतिक होता। हम सभी ये जानते हैं कि जब बच्चे का जन्म होता है तो ना ही वो बुरा होता है ना ही वो अच्छा होता है, न्यूट्रल होता है, कह सकते हैं न्यूट्रल गियर में गाड़ी होती है। ना ही नैतिक ना ही अनैतिक होता है। नैतिक विकास जो चलता है वो देखिए कैसे चलता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है। इन्होंने अपने जो स्तर बताए और उसमें जो चरण बताए हैं उसमें इन्होंने बताया है कि किस तरह से बच्चा सबसे पहले अपने ही बारे में सोचता है और फिर जाकर के उसका सामान्यीकरण होता है। मतलब वो नियम कानून और जो भी व्यवस्थाएं होती, मानवता, आखिर में जाकर इनके बारे में सोचने लगता है। तो कहने का मतलब है पहले वो बहुत विशिष्ट यानी संकुचित रूप से सोचता है और बाद में जाकर उसका दायरा बहुत व्यापक हो जाता है। तो ये जो नैतिक विकास होता है वो कैसे चलता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है। नैतिक व्यवहार में परिवर्तन क्रमिक होता है। देखिए आप कभी उम्मीद नहीं कर सकते कि आपका 5 साल का बच्चा है और वो उससे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो जस्टिस की बात करेगा या मानवता की बात करेगा, इस उसे ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब वो तो अपने बारे में सोचेगा और बहुत ही छोटी सोच होगी उसकी कि क्या चीज सही है क्या गलत, बस इतने तक सीमित होगा। तो कहने का मतलब है परिवर्तन जो होता है वो क्रमिक होता है, जब उसके आगे के चरण आएंगे तभी वो चीज उसमें डेवलप होगी, ये इन्होंने ऐसा कहा है। अब ये चीजें आपको बिखरी बिखरी लग रही होंगी, जब हम लोग स्तर पे चलेंगे तो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगी। एक चीज और यहाँ पर पूछी जाती है कि जो कोहलबर्ग का सिद्धांत है उसमें नैतिक विकास का आधार क्या है, तो नैतिक तर्क है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, इन्होंने ही, अगर हम कोहलबर्ग सर की बात करें तो कई सारी स्टोरीज बच्चों को सुनाई थी, उसमें से एक हाइंस डिलेमा भी थी जिसको भी हम बताएंगे। तो कई सारी स्टोरीज सुनाई थी बच्चों को और फिर उनसे पूछा था, उनके सामने एक नैतिक दुविधा दी थी। सपोज करो आपसे कहें कि आप कहीं जा रहे हो और आपका एग्जाम है, 8 बजे का एग्जाम है और आपको कोई 7:30 बजे एक्सीडेंट आपके सामने हो जाता है किसी गाड़ी से और वो पड़ा हुआ है, तो उस टाइम पर आप क्या करेंगे? उसको उठा करके हॉस्पिटल ले जाएंगे या अपना एग्जाम देने जाएंगे? तो इस तरह की जब नैतिक दुविधा किसी के सामने आती है, क्या आती है? नैतिक दुविधा किसी के सामने आती है, तो वहां पर वो कौन सी रीजनिंग, जो रीजनिंग इस्तेमाल करता है उसे ही हम क्या कहते हैं? नैतिक तर्क कहते हैं। तो वो कह सकता है कि नहीं, एग्जाम तो आगे भी कभी दे सकते हैं लेकिन इसकी जान अगर चलेगी तो वो कभी नहीं बचेगी। तो इस तरह की सोच को ही क्या कहते हैं? नैतिक तर्क कहते हैं। तो यहां पर ऐसा कुछ भी फर्स्ट पेज में नहीं होगा जो आपको क्लियर ना हो गया हो। नैतिक मूल आप जानते हो कि विश्वास, मूल, रीत रिवाज जो दुनिया में हमें अच्छा करने के लिए, समाज में कुछ बेहतर करने के लिए प्रेरित करते हैं, हमारे व्यवहार को, सिद्धांतों में जो होता है सकारात्मक, तो उसे हम क्या कहते हैं? नैतिक मूल्य कहते हैं या नैतिकता कहते हैं, ठीक है। ये बातें आपको पता होंगी। अब बात कर लेते हैं इनके हम किसकी स्तरों की। तो जो अवस्थाएं, स्टेजेस हैं, तो पूर्व पारंपरिक अवस्था पहली अवस्था है। इसका जो टाइम स्पान होता है
वो जो शुरुआती अवस्था होती है वहां पर इसका टाइम स्पान होता है, यानी कि लगभग कितना 4 से 10 वर्ष होता है। कितना होता है? 4 से 10 वर्ष तक के बच्चे में पूर्व पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत रखा जाता है। यहाँ पर बच्चा जो व्यवहार करता है वो गलत काम करने पर उसको डांटा वगैरह जाता है ना, छोटा बच्चा होता है तो उसका व्यवहार डांट से बहुत ज्यादा डिपेंड करता है और दूसरा पुरस्कार से डिपेंड करता है। अगर कोई बच्चा अच्छा काम करता है तो हम उसको क्या देते हैं? पुरस्कार देते हैं। तो इस हिसाब से बच्चा व्यवहार करता है कि हमें ऐसा काम करेंगे तो हमें कुछ मिलेगा। तो उसका व्यवहार पूर्णतः कैसा होता है? बाहा केंद्रित होता है, मतलब दूसरे पर केंद्रित होता है। माता पिता हुए, परिवार हुआ, उस पर केंद्रित उसका व्यवहार होता है। तो बाहा केंद्रित होता है किस अवस्था में? पूर्व पारंपरिक अवस्था में। ठीक है, इन स्टेजेस को अभी हम बहुत ही अच्छे से आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखिए, अगला है पारंपरिक अवस्था। पारंपरिक अवस्था में जो व्यवहार होता है वो समाज में जो नियम कानून होते हैं, क्या होते हैं? जो नियम कानून होते हैं, उन नियम कानून से बंधा होता है। जैसे जो भी होते हैं, संविधान द्वारा निर्धारित नियम, समाज द्वारा निर्धारित नियम। तो इन नियमों के अनुसार जो उसका व्यवहार होता है इन्हीं नियमों से बंधा होता है। मतलब अगर इस हिसाब से चीज सही है तो वो सही मानेगा और अगर गलत है तो उसको वो गलत मानेगा। वही चीजें हैं। देखिए ये अगर कुछ बनाया जाता है, रूल्स है कि अगर कोई कूड़ा है तो उसको कहाँ डालें, कैसे निकलना है सड़क पर, ये सब रूल्स होते हैं ना, तो ये हम लोग फॉलो करते हैं। रेड लाइट हो गया, तो यही नियम कानून फॉलो करता है कौन सी अवस्था में? पारंपरिक अवस्था में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला है उत्तर पारंपरिक अवस्था। उत्तर पारंपरिक अवस्था ऐसी होती है जहां पर नियमों को देखा जाता है, क्या वो भलाई के लिए है? ऐसे तो नहीं है कि जो कुछ ऐसे नियम हैं जो नियमों की वजह से समाज में दिक्कत आ रही हो, लोगों को दिक्कत आ रही हो, तो फिर ऐसे नियमों को क्या कर दिया जाता है? बदल दिया जाता है, बदला भी जा सकता है। तो ये होती है उत्तर पारंपरिक अवस्था। और यहाँ पर जो इसके आगे की स्टेज अभी चर्चा करेंगे, यहाँ पर जो होता है तो बहुत विवेक लगाया जाता है कि जो चीज लोगों के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए अच्छी हो, उस चीज को फॉलो किया जाता है। किसमें? उत्तर पारंपरिक अवस्था में। तो ये कैसा होता है? स्व पर आधारित होती है, विवेक पर आधारित होती है। हम कह सकते हैं ये आपके विवेक पर आधारित होती है और जो यूनिवर्सल है, जो दुनिया में सही है, ये सही पर आधारित होती है। कौन सी अवस्था? उत्तर पारंपरिक अवस्था। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं, हाइज डिलेमा देख लेते हैं थोड़ा सा। ये आपको पता होगा, आई थिंक सो, क्योंकि यहाँ पर एक ये स्टोरी बार-बार आपने सुनी होगी। एक व्यक्ति रहता है तो उसकी पत्नी बीमार रहती है, उसको एक फैटल डिजीज़ होती है, मतलब कह सकते हैं अगर दवा ना दी जाए तो वो मर जाएगी, ऐसी डिजीज़ होती है। तो उसकी दवा एक विशेष केमिस्ट के पास ही होती है, मतलब उसी के पास उसकी दवा मिलेगी। बट वो क्या करता है, उसके प्राइस को जब ये लेने जाता है तो उसके प्राइस को वो 10x कर देता है, मतलब 10 गुना कर देता है। अगर वो ₹100 की है तो ₹1000 वो बताता है, ठीक है। तो हाइंज़ जाता है और हाइंज़ के पास इतने पैसे होते नहीं क्योंकि वो गरीब होता है। तो वो जाता है, अच्छा पत्नी मर जाएगी अगर वो दवा नहीं मिली, तो वो जाता है तो उससे रिक्वेस्ट भी करता है कि आप हमें दे दीजिए और हम आप 50% डिस्काउंट पे दे दीजिए, मतलब मुनाफा ले लीजिए बट थोड़ा-सा कम करके दे दीजिए, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। उस कंडीशन में वो मना कर देता है। जब वो मना कर देता है तो हाइंज़ क्या करता है, हाइंज़ उस दवा को चोरी करता है वहाँ से। तो यहाँ पर बस स्टोरी को रोक दिया जाता है और बच्चों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनको ये कहानी दिखाई जाती है, वो अलग-अलग एज के बच्चे होते हैं, तो उनसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या हाइंज़ ने सही किया या गलत किया? तो वहाँ पर जो बच्चों के उत्तर आते हैं, उसे ये मतलब नहीं होता है, कोलबर्ट सर को ये मतलब नहीं होता कि बच्चे सही या गलत बोलेंगे, बस वो उनके पीछे तर्क जानना चाहता है कि बच्चों ने अगर सही बोला है तो क्यों सही बोला है और गलत बोला है तो क्यों गलत बोला है। तो बहुत से बच्चे कहेंगे नहीं उसने गलत किया है क्योंकि इससे चोरी करना तो गलत बात होती है ना, जो सामाजिक नियमों को मानेगा, चोरी करना तो गलत बात होती है। तो इस तरह के बच्चे मना करेंगे और दूसरे जो अपर स्टेज पे पहुंच जाएंगे, उत्तर पारंपरिक अवस्था वाले होंगे, वो क्या कहेंगे, नहीं उसने सही किया है। क्या वो अपनी पत्नी को मरने देता है एक दवा के लिए, मात्र जो उसके पैसे भी ज्यादा मांग रहा था, तो क्या उसके लिए वो अपनी किसी की जान जाने देता, स्पेशली उसकी जो पत्नी थी। तो इस तरह के तर्क बच्चे देंगे और तब वहां से उन्होंने अपने सिद्धांत को आगे बढ़ाया और वहां से उनको, अब हमें जो मेन है, तो अब अवस्थाएं आ जाती हैं, अवस्थाएं आ जाती हैं। हमने पहले ही बताया जो 3 स्तर थे उनमें प्रत्येक स्तर में 2-2 अवस्थाएं थी। तो अब हम बात कर रहे हैं पहले वाले स्तर की, पूर्व पारंपरिक अवस्था की, जिसका ये पहली अवस्था है और उस अवस्था का नाम है आज्ञा एवं दंड की अवस्था। जो सबसे पहली अवस्था होती है, आज्ञा एवं दंड की अवस्था होती है। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे का जो व्यवहार होता है वो किससे निर्धारित होता है, दंड से निर्धारित होता है। मतलब इसका जो आधार होता है वो दंड होता है। बच्चा उन कामों को नहीं करता है जिस पर उसे आशंका होती है कि इस पर हमें दंड मिलेगा। सपोज करो किसी बच्चे ने, एक क्लासरूम है, किसी ए बच्चे ने बी का टिफिन खा लिया है ना, टिफिन से कुछ निकाल के खा लिया और टीचर आए तो टीचर ने क्या किया, ए को डांटा आके या मारा आके। वहां पर सी बच्चा बैठा होगा तो वो देखेगा, और ये एज आपको हमने पहले बता दी, पहले की एज है, मतलब 6 साल से नीचे की एज है। आप कह सकते हैं 4 से 6 या 3 से 6, यही लगभग है। इसकी एज पे ज्यादा क्वेश्चन इनके बनते नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे थे, तो सी बच्चा जो इस चीज को देख रहा था
उसको पता था, उसने देखा कि बी की डांट पड़ी है, मार सॉरी ए की डांट या मार पड़ी है, तो अब इस काम को वो नहीं करेगा। बात को समझिए, यानी उसने देख लिया है, उसको ये नहीं पता है, नैतिक रूप से वो ये नहीं जानता है कि हाँ किसी का टिफिन निकालना सही है गलत है, लेकिन क्योंकि इसकी मार पड़ी है या डांट पड़ी है इसलिए वो इस कार्य को नहीं करेगा। तो आधार क्या होता है? दंड होता है। नैतिकता का प्रथम चरण है, पता है आपको, अच्छा या बुरा परिणाम पर निर्भर करता है। अब वो उसी काम को बच्चे करते हैं जिस पर उनको शाबाशी मिलती है, और उस काम को छोड़ देते हैं जिन पर उनको क्या मिलता है? दंड मिलता है। तो किस पर निर्भर करता है? परिणाम पर निर्भर करता है। नैतिकता व्यवहार का आधार क्या होता है? दंड होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसी स्तर की जो जो पहला स्तर था पूर्व पारंपरिक अवस्था, इसका दूसरी अवस्था है इसमें अहम केंद्रितता की अवस्था। अहम केंद्रितता की अवस्था क्या कहलाती है? इस अवस्था में, अहम केंद्रितता की अवस्था में क्या होता है कि यहां पर बच्चा ये देखता है कि हमारा बेनिफिट क्या हो रहा है, क्या हमें इस काम को करने से लाभ हो रहा है। आपने देखा होगा जो 6 साल से ऊपर के बच्चे हैं, तो अगर उनसे कोई भी चीज आप पूछिए तो वो कहेंगे हमें एक चॉकलेट दो, हमें एक चॉकलेट दो, तभी हम बताएंगे। तो इस तरह की अवस्था क्या कहलाती है कि वो टिट फॉर टैट, गिव एंड टेक वाली सिचुएशन, कि हमें अगर आप दोगे तो ही हम आपको देंगे। तो ऐसा ये बच्चा कैसा कहलाता है? स्वार्थी बच्चा होता है। यहाँ उसको अपने से मतलब होता है, मतलब कि हम जो है अगर हमें ये मिलेगा तो हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, इंडिविजुअलिज्म होता है, सीधी बात है, अहम केंद्रिता होता है, तो इसे हम कहेंगे इंडिविजुअलिज्म। आवश्यकताएं जो होती है वो नैतिक तर्क का आधार होती है। यहाँ पर बच्चा दूसरा कोई तर्क नहीं लगाता, वो सिर्फ ये रीजनिंग लगाता है कि क्या मेरी कोई आवश्यकता इससे पूरी हो रही है इस काम से। अब हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाते हैं, बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि ऐसी चीजें फिर हवा हवाई हो जाएंगी। पहली वाली आपको ऑलरेडी पता है कि किससे बचने के लिए? दंड से बचने के लिए बच्चा काम करता है, आज्ञा एवं दंड की अवस्था। जहां कहीं भी क्वेश्चन में ऐसा लगे तो आप तुरंत पहला लगा दोगे। ठीक है, अब दूसरा कहां लगाओगे? अहम केंद्रितता की अवस्था। सपोज करो एक लड़का है और एक लड़की है, वो एक ही गांव के हैं, एक ही गांव के हैं, और ये लड़का इस लड़की को क्या करता है? चाहता है। ठीक है, ये लड़का इस लड़की को चाहता है, बट इसे कह नहीं पाता है। उस कंडीशन में अगर इसकी कोई छोटी बहन होगी, इसकी कोई सिस्टर होगी, तो वो इससे ना, ये इससे मिलता जुलता रहता है। बात को समझिए, क्योंकि ये कहानी हम आपकी लास्ट स्टेज तक लेकर जाएंगे, इसीलिए इस कहानी को हमने लिया, तो बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगे। और ये लड़का इससे तो ना कहकर इसकी बहन से, जो छोटी है और जिसकी उम्र कितनी है? 6 से 9 वर्ष है, इससे कहता है कि आप हमें इनका अपनी बहन का नंबर दे दीजिए, जो भी, या मेरी बात उनसे कह दीजिए जाके, तो ऐसा आप कर दीजिए। तो ये लड़की कहती है कि मैं क्यों करूं भाई, मेरा इसमें क्या फायदा? तो वो कहता है आप कर दीजिए, मैं आपको चॉकलेट दूंगा या चॉकलेट का पूरा डिब्बा दूंगा। ठीक है, वो लोग दे भी देते हैं ना ऐसी सिचुएशन में। तो ये कहेगी हाँ ठीक है, अगर मुझे आप चॉकलेट का बड़ा सा डिब्बा दोगे तो मैं उनका नंबर दे दूंगा, या जो सिस्टर, हमारी सिस्टर का नंबर है वो आपको दे दूंगा। ठीक है, यहां पर आपको क्लियर हो गई कि ये स्वार्थी बच्चा है, भले ही उसके उसके घर में कुछ भी होने जा रहा हो, बट वो स्वार्थी है और नंबर दे देगी। ठीक है, चलिए इसी कहानी को आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट देखिए, अब क्या है? तीसरा, प्रशंसा की अवस्था। गुड गर्ल गुड बॉय इसको और बोला जाता है। हर कोई ए ग्रेड लेना चाहता है ना। देखो इसके रिपोर्ट कार्ड आया और उसमें ए मिला है, तो इसकी दादी बहुत खुश है क्योंकि बच्चे को, और ये बच्चा भी खुश है क्योंकि हमने हमारे किसी काम की वजह से दादी खुश हुई है। तो यहाँ बच्चा अच्छा बनने की कोशिश करता है। क्या करने की कोशिश करता है? अच्छा बनने की कोशिश करता है। यानी गुड गर्ल गुड बॉय वाली जो स्टेज होती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रशंसा की अवस्था। वो चाहता है हमें प्रशंसा मिले, हमें महत्व मिले, समाज में, घर में, परिवार में हमें क्या मिले? महत्व मिले। ठीक है, बालक बालिका यौनोचित एवं समाज द्वारा अनुमोदित व्यवहार करते हैं। यहाँ नियम कानून की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है कि वो उतना अभी अपर लेवल नहीं जा पाए, वो संविधान नहीं आपके सामने खोलेंगे आके, वो रूल्स की कोई किताब नहीं खोलेंगे आगे। बट यहाँ पर क्या है? उनको सिर्फ अपने आप को अच्छा दिखाना है, और ऐसा वो देख लेते हैं कि हमारी मम्मी कब खुश होती है? जब कोई लड़की है और उसकी 2 चोटी हो तो मम्मी खुश हो जाती है कि हाँ आज मेरी बिटिया ने अच्छे से बाल बनाए हैं। तो वो 2 चोटी करेगी क्योंकि मम्मी क्या है? खुश हो जाए। क्या आपको लगता है जब वो अपर लेवल पे क्लास में पहुंचेगी, कॉलेज में जाएगी, तब वो 2 चोटी करके जाएगी? नहीं जाएगी। लेकिन अभी कर रही, क्योंकि उसे अपनी मम्मी को क्या करना है? खुश करना है। इसी तरह से बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो वो व्यवहार करते हैं। यौनोचित का व्यवहार मतलब होता है जो बच्चों से, लड़के या लड़की से अलग अलग समाज डिजायर करता है, परिवार डिजायर करता है। हालांकि ये गलत चीज है। ठीक है, ठीक है, फिर ये जेंडर स्टीरियोटाइप में चला जाएगा। तो वो व्यवहार वो करते हैं, तो अनुमोदित होते हैं, गलत काम नहीं करते हैं। ठीक है, आगे है माता पिता या बड़े द्वारा निर्धारित व्यवहार ही मानदंड होता है। अच्छा लड़का अच्छी लड़की। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। तो ये जो है प्रशंसा की अवस्था है, मतलब बच्चा अपने आप पर क्या चाह रहा है? अपने आप पर फोकस चाह रहा है, वो चाह रहा है कि हमें लोग अप्रिशिएट करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। अब हम लोग चल किस में रहते हैं? आपको पहले 1 सेकंड में बता दें। आज्ञा एवं दंड की अवस्था, अहम केंद्रिता की अवस्था, ये दोनों है पहली स्टेज किसकी? पूर्व पारंपरिक अवस्था की, पूर्व पारंपरिक अवस्था की। अब हम चलेंगे तीसरे, ये है पारंपरिक अवस्था। कौन सी? और पारंपरिक अवस्था में हमने क्या बताया था? नियम,
नियम कानून बताया था। तो नियम कानून फॉलो होने लगेंगे, यहाँ पर थोड़े कम हो रहे हैं लेकिन आगे थोड़े ज्यादा हो जाएंगे और यहाँ पर ज्यादा हो जाएंगे। वहां कम हुए थे, यहाँ पर अच्छा दिखने की कोशिश की थी, तो अच्छा तो कोई तभी दिखेगा ना जब वो किसी की नजर में अच्छा व्यवहार करेगा। तो ये इसको नियम कानून अभी रूल्स नहीं बताया भैया, लेकिन हाँ इतना पता है कि समाज को क्या चाहिए वही करने लगता है। अब यहाँ की बात करते हैं, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की व्यवस्था। यहाँ पर बच्चा आकर के क्या करता है कि नहीं, जो रूल्स और ऑर्डर बनाए, क्या इसमें हमने आपको इस कहानी को बताया, हाँ उसी कहानी को यहाँ पर कंटिन्यू जरा कर देते हैं ताकि उस कहानी से ये रिलेट बना रहे। वही एक लड़का था, वही एक लड़की थी, उसी गांव के वो दोनों लोग थे। अब यहाँ पर क्या है, ये जो इसकी छोटी बहन थी, तो जब ये इससे कहेगा, और ये अब कितने, अब ये ज्यादा हो गई है, अब ये 6 साल की बच्ची नहीं रही है, ये ज्यादा हो गई है। तो जब अपनी बहन से वो अब कहेगा, सॉरी उसकी बहन से अब कहेगा कि मेरी बात करवा दो इनसे या इनका नंबर हमें दे दीजिए, तब ये बहन का नंबर तो नहीं देगी बट अपने मम्मी के पास जाएगी और कह देगी कि आप जो आपकी बड़ी बिटिया है यानी हमारी बहन, वो एक लड़का उनका नंबर मांग रहा था। क्यों? क्योंकि इनको इनकी नजर में क्या बनना है, अच्छा बनना है। तो अब बात समझ गए ना, यहाँ स्वार्थी बच्चा नहीं रहा है। अब वो अपने को ये देखेगा कि हम कहां से हमें अप्रिसिएशन मिले, तो अप्रिसिएशन कहां से मिलेगा, मम्मी या पापा से मिलेगा। तो वो ठीक है कह देंगी जाके, वही चीज आगे बढ़ रही है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, रूल्स की बात आ गई। रूल्स की क्या बात आ गई, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की व्यवस्था। देखो यहाँ पर ये लड़ाई हो रही थी, एक कैंपस में हो रही थी ना, तो एक बीच में सज्जन आते हैं, वो कहते हैं देखिए रूल्स के अकॉर्डिंग आप कैंपस में दोनों लोग लड़ाई नहीं कर सकते, ये गलत बात है। तो रूल्स इन्होंने बताया आके, और रूल्स क्या है, कोरोना के टाइम पर आपको देखा होगा कि आपने यहाँ पर पूरा दिख नहीं रहा है, इस तरह के इस सर्कल में अलग अलग लोग खड़े हैं। तो ऐसा रूल्स बनाए गए थे ना कि सोशल ऑर्डर है, इसको फॉलो कीजिए तभी आपको यहाँ पर ग्रोसरी की सामान मिलेगी। वैसा नहीं आप दौड़ते चले जाओ, लगते चले जाओ और आपको सामान मिल जाएगी। तो कुछ रूल्स बनाए गए थे। इसी तरह से हमारे समाज में बहुत सारे रूल्स होते हैं, जब हम सड़क पे चलते हैं तब भी रूल्स होते हैं, तो संविधान द्वारा बनाए हुए तो सब रूल्स होते ही है। तो इन सब का पालन करना ही इस अवस्था में आता है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। देखिए नैतिक तर्क का आधार कानून होता है एवं सामाजिक व्यवस्था होती है ना, सामाजिक रीति रिवाज होते हैं, मूल्य होते हैं। जैसे उसमें हाइंस वाले में अब ये कहेंगे, अगर ये वाले ग्रुप के बच्चे होंगे तो वो कहेंगे नहीं चोरी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि चोरी करना गलत बात है, उसको पुलिस उठाकर ले जाएगी। मूल्यों कर्तव्यों का पालन, नियमों के प्रति सम्मान एवं आस्था, वही बात है। समाज में जो मूल्य होते हैं, कर्तव्य होते हैं, जो किसी के रीति रिवाज होते हैं, उनके प्रति भी सम्मान की व्यवस्था होती है, क्योंकि वो भी तो आते नियमों की कैटेगरी में है ना। अच्छा, अच्छाई बुराई का स्वतः ज्ञान होना। ठीक है, तो ये चीज यहां पर हो जाएगी किसमें, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था में। ठीक है, अब देखिए इसको। हाँ, अब देखिए, अब वही एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, वही लड़की है और वही लड़का है और वही गांव की कहानी है। ठीक है, अब इस कंडीशन में सपोज करो इसका कोई बड़ा भाई है, अभी तक तो हम छोटे को लिए रहे, अब कोई बड़ा भाई है, तो बड़ा भाई उसको ही पता चलता है कि ये लड़का हमारी बहन से बात करना चाह रहा है। ठीक है, तब वो क्या कहेगा कि ये बड़ा भाई क्या कहता है वो समझिए। वो कहेगा देखिए ये गलत बात है, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हम लोग एक ही गांव के हैं और एक ही गांव में ऐसा करना गलत है, आज तक कभी नहीं हुआ है, ये नियम के विरुद्ध है। सामाजिक ये जो ऑर्डर है, सोशल ऑर्डर है, उसको ही बिगाड़ेगा, इससे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो समाज के रूप में ये गलत है। अगर जाति वाली बात आ गई तो वो जात के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर कह सकता है कि नहीं हम लोग सेम कास्ट के नहीं है, तो इसलिए भी ये गलत है। ठीक है, तो इस तरह से, कहां से आ गया भाई, ठीक, चलिए देखिए, तो क्या है, वो नियम बताएगा, समाज के नियम है तो ये गलत है, आप ऐसा मत कीजिए। क्लियर हो गया ना, वही चीज चल रही है बट यहाँ पर एज अब बढ़ गई है। ठीक है, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर 10 साल का ये है बच्चा। अब बात कर लेते हैं हम लोग आगे। अब 10 साल से ऊपर की बात हो रही है, क्या, सामाजिक समझौते, सॉरी ये 10 से 13 था, ये 10 से कहाँ था, 13। अब ये जो है ये 13 से ऊपर की अवस्था है, कहां से है, 13+ की अवस्था है। ठीक है, 13+ में क्या है, सामाजिक समझौते की अवस्था। अब यहाँ पर नियम कानून इतने बड़े नहीं रह जाते हैं कि वो किसी चीज को रोक पाए। जैसे अब वही कहानी ले लेते हैं, वही लड़का है और वही लड़की है, ठीक है, एक ही गांव के हैं, सेम है वही बात। अब यहाँ पर क्या है, ये लड़का कहता है अगर मेरी इनसे शादी ना हुई या कुछ भी नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगा, और सेम लड़की भी कहती है कि मैं मर जाऊंगा। तब समाज के लोग ये डिसाइड करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। अगर हम लोगों के नियमों की वजह से कि यहाँ गांव में शादी नहीं होती है और 2 बच्चे मर जाएंगे, तो ये भी तो गलत बात हुई ना। ये कौन सी अच्छी बात हुई कि हमारे नियम इतने बड़े तो नहीं हो गए कि कोई मर जाए जाके, है ना। तो हो सकता है कि इनकी आपस में शादी करा दी जाए, है ना, शादी करा दी जाए और नियमों के साथ क्या,
कंप्रोमाइज, कॉन्ट्रैक्ट के साथ क्या किया जाए, कॉन्ट्रैक्ट के साथ कंप्रोमाइज किया जाए, समझौता किया जाए। क्या किया जाए, समझौता कर लिया जाए कि नहीं जो चीज थी वो गलत है और नियमों के साथ समझौता हो जाए। तो ये बात है, वही बात यहाँ है, प्रचलित नियमों एवं मान्यताओं का सामाजिक उपयोगिता के आधार पर क्या, तार्किक विवेचन। अब यहाँ पर कुछ नियम होते हैं जिनका विवेचन किया जाएगा। कोई टाइम पे सती प्रथा सही रही होगी उस टाइम पर, लेकिन क्या उसका विवेचन नहीं किया गया, बाद में पाया गया कि वो गलत चीज थी, तो उसको क्या किया गया, उन्मूलन किया गया। तो तार्किक विवेचन किया जाता है, अगर कोई चीज गलत है तो उसमें क्या किया जाता है, संशोधन किया जाता है। किस अवस्था में, सामाजिक समझौते की अवस्था। अगला देखिए, सामाजिक नियमों का पालन सामाजिक हित में हो, समाज सबके हितों की रक्षा करता है। बिल्कुल, समाज सबके हितों की रक्षा करता है, तो किसी के हित यहाँ पर प्रभावित नहीं होने चाहिए। सामाजिक जरूरत के अनुसार बदलाव भी संभव है, ये ध्यान रखना कि यहाँ पर बदलाव भी संभव है। ऐसा नहीं है कि रिजिड नियम है, यहाँ पर रिजिड वाले नहीं। नियमों की जो अवस्था थी वो द्वितीय थी, पारंपरिक अवस्था में वो खत्म हो गई। अब हम लोग पहुंच गए थर्ड यानी उत्तर पारंपरिक अवस्था में, जिसके पांचवें चरण की हम लोग अवस्था की बात कर रहे हैं। तो ये अवस्था ही कहती है कि नियमों में संशोधन या समझौता किया जा सकता है जरूरत के हिसाब से। ठीक है, अब हम लोग लास्ट में पहुंचते हैं, और ये है लास्ट, सार्वभौमिक नैतिकता या विवेक की अवस्था। ये जो स्टेज होती है सबसे ऊपर होती है, मोस्टली यहाँ तक सभी आम जो सिटीजन होते हैं वो नहीं पहुंच पाते, क्योंकि यहाँ पर बात होती है जस्टिस की, और यूनिवर्सल होते हैं ये यूनिवर्सल होते हैं। अगर इसको अप्लाई किया जाएगा तो वो किसी भी, चाहे अमेरिका की कोर्ट में हो चाहे इंडिया की कोर्ट में हो, गलत है तो गलत है माना। और ये किस हिसाब से, डिग्निटी हुआ, जो ह्यूमन राइट्स हैं, है ना, इस तरह की चीजें जो होती है, इक्वलिटी फॉर ऑल, हर किसी के लिए समानता का व्यवहार। हम ऐसा नहीं कर सकते ना कि कोई गरीब है तो उसके लिए कुछ अलग नियम हो और अमीर है तो उसके लिए कुछ अलग नियम हो। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर चीजें समाज विशेष से केवल रिलेटेड नहीं होती, इससे भी ऊपर मानवता, वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड से अप्लाई होने वाली, पूरे मानव जाति पर अप्लाई होने वाली, जीव जाति पर अप्लाई होने वाली चीजें होती है। ठीक है, ठीक है, नैतिक विकास का चरम अवस्था है। नैतिकता का आधार तार्किक व्यापकता होता है, लॉजिकल कंप्रिहेंसिवनेस होता है, वही हमने आपको बताया। सार्वभौमिकता यूनिवर्सलिटी है, चाहे जहां आप चले जाइए ये चीज विद्यमान होगी। अगर जस्टिस की परिभाषा जो इंडिया में है वो रशिया में, वही अमेरिका में होगी, वो बदल नहीं सकती है। ठीक है, वही बात हो रही है। और एक एकरूपता होनी चाहिए, ठीक है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बदलाव रुकना नहीं चाहिए। बालक का व्यवहार विवेकपूर्ण होता है, अच्छे बुरे उचित अनुचित के संबंध में अपने व्यक्तिगत विचार रखने लगता है। अब यहाँ पर बालक अपने व्यक्तिगत विचार रखने लगता है अच्छे या बुरे के संबंध में, वो सिर्फ नियमों तक बंधा नहीं रहता है। और हम कह सकते हैं कि उसी सेम कंडीशन में जो अभी हम लोग एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो ये लड़का ही कह सकता है कि हमारा आपस में शादी करना इतना भी जरूरी नहीं है, शादी करना इतना भी जरूरी नहीं है कि हमारे माता पिता को कष्ट हो या कोई उसमें से किसी को दिक्कत हो जाए। तो यहाँ पर वो अपना विवेक दिखा सकते हैं कि नहीं, मतलब शादी इतना बड़ा मैटर नहीं हो सकती कि किसी की जान चली जाए, सपोज करो दूसरे की जान चली जाए, तो इसको क्या कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, इसको खत्म कर सकते हैं। बात समझ गए? तो कोई भी ऐसी चीज जिससे कि समानता का व्यवहार, इक्वलिटी, जस्टिस, ये सब चीजें प्रभावित हो रही हो, बड़े जो मूल्य होते हैं वो अगर प्रभावित हो रहे हो, तो वो चीज गलत होती है, यानी विवेक के हिसाब से निर्णय यहाँ पर लिया जाता है। तो ये लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत था, जो आपने देखा। इससे पहले वाइगोत्स्की सर का सिद्धांत हम आपको करा चुके हैं, और आगे इसी तरह की सीरीज कंटिन्यू रहेगी, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बहुत ही डिटेल में करके चलेंगे, क्योंकि अगर कोई फैक्ट पूछ दिया जाए वो भी आपसे ना छूटे, और अगर कोई कॉन्सेप्ट पूछा जाए तो वो भी आपसे ना छूटे। इनकी प्रैक्टिस भी होगी। ठीक है, तो बने रहिए चैनल पे, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।